अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहली गुजारिश तो हमारे जो बलोच भाई हैं, पख्तून हैं और सिंधी हैं, जो उनके बुजुर्ग भी पहले से कहते आए हैं, ये भी अब कुछ उम्मीदें इनको जाग चली हैं। और वो ये उम्मीद क्या है, वो ये कहते हैं जी कि पंजाब में जिस दिन बेदारी की लहर आ गई, पाकिस्तान उस दिन आज़ाद हो जाएगा। जिस दिन पंजाब जो है वो गैरत आ गई, पंजाब के लोग खड़े हो गए और उन्होंने जुल्म के सामने खड़े हो गए और कहा कि नहीं, पाकिस्तान जो है ये अवाम को वापस करो, उस दिन पाकिस्तान में इनकलाब आ जाएगा और इख्तिदार ट्रांसफर ऑफ पावर हो जाएगा, यानी इख्तिदार की इंतकाली इख्तिदार हो जाएगा, पावर ट्रांसफर हो जाएगी। ऐसा ख्वाब और ख्याल है। तो ये गलतफहमी है बुनियादी तौर पर। उसकी वजह यह है, हसीन ख्वाब है ये, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इसलिए कि बुनियादी तौर पे हम लोग जो हैं पंजाब के, हमारा तो यानी भारतीय पंजाब की बात नहीं कर रहा, हमारा पाकिस्तानी जो पंजाब है, हम तो बुनियादी तौर पे जो अभी तक यानी हमारे जो इन्वेडर्स आए थे वो तो पूरे भारत पे ज़ाहिर आए। तो वो लोग जिन्होंने हमें मारा, लूटा, हमारे आबा अजदाद को गुलाम बना के साथ ले गए, खेत उजाड़े, सरों के मीनार चुन दिया, पख्तूनों के भी भाई थे। तो उसके बाबरी पढ़ लें तो पख्तूनों के साथ भी उनका वही सलूक था। बड़े आराम से वो लिख रहा है कि मैं कैसे कैसे गाँव में रुका, फौज भेजी, मैंने उनके गाँव के फिर वो भैंसें और वो सब उनका उठवा लिया, और कैसे जब मजामत हो रही थी तो मैंने फिर वो कत्ल करवा के जो है सरों के मीनार चुने और फिर आगे चल पड़े। मतलब ये तो उसके बाबरी में लिखा, पढ़ लें, गूगल कर लें, कहीं खरीदना नहीं है, पढ़ लें। अच्छा, तो पंजाब के साथ भी ज़ाहिर है, हमारे साथ भी यही हुआ, भारत में भी वो यही करते चले गए। लेकिन उन्होंने यानी जब इंडिपेंडेंट हुए तो वो वाकई इंडिपेंडेंट हो गए। मतलब ये कि उन्होंने फिर उसके नाम पे वो जो इन्वेडर्स थे उनको इन्वेडर्स की तरह ही जाना और उसी तरह से वो याद भी करते हैं। लेकिन हमारा मामला यह है कि वो लोग जो आए, गौरी हो, अब्दाली हो, बाबर हो, हमने उन तमाम को सलूट किया। और ना सिर्फ ये कि सलूट किया, बल्कि हम इस हद तक एहसास कमतरी का शिकार हैं कि हमने उनके नाम पर मिसाइल बनाए हुए हैं। यानी वो लोग जो हमें लूट के, रेप करके चले गए, हम उनको हीरो समझते हैं। हमारी इज्तमाई नफ्सियाती जो कैफियत है वो ये, हम अपनी ज़बान बोलते हुए शर्मिंदा है। पंजाबी अपनी ज़बान बोलते हुए, मादरी ज़बान बोलते हुए शर्मिंदा है, एहसास कमतरी का मरीज़ है। हमारे पूरे, आप पंजाब में कहीं चले जाएं, होटल के बाहर आपको यानी तमाम क्लब्स जो गोरे छोड़ गए या उनकी नकल में जिस तरह का फिर हमने बनाए, वहाँ पे पगड़ी और उस तरह के जो पंजाब के लिबास है हमेशा दरबान ने पहना होगा जो बाहर गेट पे खड़ा होगा। हम लोग सूट वूट पहन के जाते हैं। हम बेसिकली अपने, यानी पंजाब ने अगर कोई बंदा पैदा किया है इख्तिदार के, यानी जिस जमाने में सल्तनतें होती थी फिर इख्तिदार वैसे लिया जाता था, उसका नाम रंजीत सिंह है। यानी अगर आप इस तरह से देखना चाहते हैं, गो तारीख को इस तरह से तालिब इल्म के तौर पे देखने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर आप तारीख को में से फसाद निकालना चाहेंगे तो ज़ाहिर है मिल जाएगा। लेकिन मैं फसाद की नीयत से नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं तालिब इल्म की हैसियत से अगर आप हिस्ट्री को अगर देख लें तो रंजीत सिंह से बड़ा तो कोई ऐसा आदमी नहीं है फिर जिसने इस तरह की हुकूमतें कायम की हो और यानी उसकी कामयाबी से की, और फिर कहां तक उसकी सल्तनत थी। तो वो रंजीत सिंह है। लेकिन रंजीत सिंह का मामला भी ये है कि हमने अब कहीं उसको अपना माना नहीं कि वो सिख था, मुसलमानों के लिए कायद आज़म ने पाकिस्तान बनाया था, वहां रंजीत सिंह का कैसे नाम लिया जा सकता है। तो उसको डिसओन कर दिया और उसके बारे में ना पढ़ाया, ना बात की, ना गुफ्तगू। नतीजा यह है कि अब यानी 12 करोड़ पंजाब की आबादी में से गालिबन कोई 9-10 करोड़ जानते नहीं होंगे रंजीत सिंह है कौन। और अब जाके रंजीत सिंह का एक कामरान लशारी ने, फवाद चौधरी वगैरह ने एक मुजस्मा उसका लाहौर के लिए, उसके पास यानी अंदरून शहर लाहौर में एक मुजस्मा उसका लगाया रंजीत सिंह का कि बहरहाल पंजाबी था, एक लीडर था। तो वो तोड़ दिया गया कि ये गैर इस्लामी हरकत है, ये क्या आप कर रहे हैं। मुसलमानों के मुल्क में सिखों का हीरो, यानी वो इस हद तक कबूल करने से जो कौम इनकार करती है, अपने अजदाद, अपने बुजुर्गों को वो कबूल करने से वल्दियत यानी समझ बदल दी हुई है। दूसरा आदमी मिसाल के तौर पर इनकलाब भगत सिंह, बहुत बड़ा सिपाही था, यानी जद्दोजहद आज़ादी में बर्र सगीर की भगत सिंह का बहुत बड़ा नाम था। हमने उसको भी ऑन नहीं किया, बल्कि शादमान एक इलाका है लाहौर का जहाँ पे एक वो जवाद अहमद सिंगर है, कभी उनकी दास्तान सुन लीजिए, कितना उनको स्ट्रगल करनी पड़ी, कि कितनी उन्होंने जदोजहद की कि इसका नाम शादमान चौक की जगह भगत सिंह चौक रख दो, क्योंकि यहाँ वो जेल, यहीं पर तो वो कैद था और कम्युनिस्ट था। मतलब मजे की बात है कि वो सिख भी नहीं था, वो तो कम्युनिस्ट था। और उसने अपने खुद लिखा हुआ भगत सिंह ने कि यानी बाकी जो लोग जदोजहद आज़ादी में जो शहीद हो रहे हैं, इनको तो ईमान ये है कि इन्हें आगे जन्नत मिल जाएगी। मैं जिस जगह कम्युनिस्ट बैठा हूँ, मैं तो इसके बगैर लड़ रहा हूँ, यानी मुझे तो आगे जन्नत मिल जाती। वो तो मौत के बाद जिंदगी भी यकीन नहीं करते, उसके बावजूद वो कहता है मैं जिंदगी दे रहा हूँ अपनी, यानी इस तरह का वो आदमी था। हम उसको भी इजारा कर। तो ऐसी कौम जो अपनी जबान पे शर्मिंदा, लिबास पे शर्मिंदा, यानी वो अपने हीरोज पे शर्मिंदा, अपने कातलों से प्यार करने वाली, उनसे आप ये तवक्को रखें हमारे पख्तून भाई या बलोच भाई कि ये इनमें गैरत आ जाएगी और ये खड़े हो जाएंगे अपने हकूक के लिए,
सवाल ही पैदा नहीं होता। इनकलाब तो बड़ी दूर की बात है, हम तो शर्मिंदा खड़े हैं, हमसे इस तरह की भीतर न लगाए। हम इस तरह यानी हम पिसे हुए ही लोग हैं, उस तरह का वो आगे चलते हैं। जो बाइडेन ने, अमेरिकी सदर ने अभी कहा है कि अफगानिस्तान का जिक्र करते हुए उसने तो ये कहा है कि मतलब जाहिर है उसने कहा कि मैं जानता हूं कि लोग खुश नहीं हैं, लेकिन इसके बगैर हमारे पास चारा कोई नहीं था। असल बात जो उसने की है, बिल्ली थैरे से हर रोज बाहर आ रही है, असल बात जो उसने की है वो ये की है कि अफगानिस्तान में किसी एक गवर्नमेंट का यानी पूरे मुल्क को कंट्रोल करना ये पॉसिबल नहीं है। अभी उसने इतनी बात की है। इसका मतलब क्या है? यानी मैं तालिब इल्म तारीख के जो हैं और सियासत के हैं, मैं उनके सामने सवाल रख रहा हूं कि इस वक्त इसका यानी ये बात अमरीकी सदर का कहना, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से वो ज़ाहिर बात नहीं कर रहा, अभी तक किसी से भी बात नहीं की उसने। ये तैयारियां किस चीज़ की हो रही हैं? अफगानिस्तान में वो कह रहा है कि कोई एक हुकूमत पूरे मुल्क पर, यही कह रहा है ना, एक हुकूमत पूरे मुल्क पर कंट्रोल नहीं रख सकती। क्या मतलब है इसका? दो हुकूमतें एक मुल्क में तो नहीं होती ना। हाँ, दो मुल्क अगर हो जाए तो फिर दो हुकूमतें बन जाती हैं। आप समझ रहे हैं? यानी अफगानिस्तान को अगर एथनिकली डिवाइड कर दिया जाए तो जो बड़े पावर प्लेयर्स हैं, पख्तून हैं, तालिबान में ठीक है कि बाकी कौमियतों के लोग बिल्कुल मौजूद हैं, लेकिन जो कंट्रोल है वहां पश्तून के पास। तो फिर ये वही पुरानी कहानी है कि अब आप तालिबान को देख लीजिए, ड्यूरिंग लाइन वो उखाड़ के फेंक रहे हैं, अटक तक का इलाका वो क्लेम कर रहे हैं। तालिबान ऑफिशियल्स काबुल में बैठ के टेलीविजन पर ये कह रहे हैं, क्योंकि नाम फजलुर रहमान का ले रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान का, लेकिन कह तो ये रहे ना कि पाकिस्तान टूट रहा है। ड्यूरिंग लाइन को वो नहीं मान रहे। पहले मैं गुजारिश कर चुका हूं कि उनको डॉलर चाहिए आगे बढ़ने के लिए। वो जाहिर है कि अमेरिका के पास ज्यादा है या हमारे पास ज्यादा है, आप खुद फैसला कर लें। सऊदी और इंडिया को एक ब्रैकेट में कर लें। तो ये है वो सूरत हाल जिसमें यानी वो पस मंजर में चीजों को जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। आज अफरासियाब खटक, जो कि बहुत कहना चाहिए बड़े स्कॉलर हैं, तारीख के तालिब इल्म हैं और बड़े उस्तादों में हैं, उन्होंने आज एक ट्वीट किया कि बादशाह खान की भी एक त्यौहार गुजरा। बादशाह खान के लिए पाकिस्तान के किसी मीडिया चैनल के पास कोई वक्त नहीं है कि बादशाह खान को याद करे। कोई बादशाह खान को याद नहीं करता, बादशाह खान का कोई नाम नहीं लेता, कोई जानता भी नहीं बादशाह खान कौन है। उसकी वजह क्या है? ये अफरासियाब खटक ने ट्वीट करके पूछा है कि अगर आप एक फेडरेशन चला रहे हैं तो फेडरेशन चलाते हुए जो हीरोज हैं किसी एक कौम के, उनको इस तरह से भुला देना और दुश्मन समझना। ओ भाई, वो कांग्रेस के साथी थे जब थे, वो जमाना एक जमाना था, दौर गुजर गया। अच्छा, बादशाह खान की बाकी जो तालीमात है वही तालीमात है ना जिनको तालिबान के आगे रखना चाहिए, बजाय ये कि आप बादशाह खान की तालीमात को और फिर इस्लाम की और फिर बादशाह खान की तालीमात को, वो इंटरप्रिटेशन आप पख्तूनों को समझाएं। आपने बादशाह खान को आज तक गद्दार करार दिया हुआ है। तो इस तरह से यानी को खानदान नहीं चलते, इस तरह से तो घर नहीं चलता। आप मुल्क कैसे चलेगा? फेडरेशन कैसे चलेगा? अब ये अलग बात है कि अफरासियाब खटक को समझाने की जरूरत है कि भाई हम तो अपने हीरोज को, हम तो अपनी वल्दियत तब्दील कर चुके हैं, हमने आपके हीरोज को क्या समझना। हम तो रंजीत सिंह को मारने को तैयार नहीं, भगत सिंह को मारने के लिए तैयार नहीं। हमारी तारीख तो शुरू होती है 47 के बाद से, और 47 के बाद से भी हमारी तारीख शुरू होती है कोई 5-6 महीने, उसके बाद हमारी तारीख जंप करती है आगे एकदम अयूब खान से, और आज तक हम वहीं खड़े हैं। अच्छा, आखिरी बात करता हूं वीला खत्म करने से पहले कि डॉक्टर मुबशर हसन बहुत बड़े, मेरी खुशनसीबी है, मुझे बड़े अच्छे असातिज़ा ने मुझे उनकी शफकत का से सीखने का मौका मिला, क्योंकि मैं नालायक तालिब इल्म ही रहा, लेकिन बहरहाल उस अपनी नालायकी के बावजूद उस्तादों ने बड़ा कुछ सिखाया। तो डॉक्टर मुबशर हसन हमेशा हंस के कहा करते थे, ये वो वक्त है जब अभी नौजवानी थी और बड़े ख्वाब थे आंखों में, और मैं उनको बड़ा तंग किया करता था कि कभी तो होगा ना जी, मतलब क्या है कि अवाम के पास ताकत आएगी, पाकिस्तान में एक दिन आएगी, आप क्यों इस तरह की बातें करते हैं? हर चीज़ में एस्टैब्लिशमेंट, हर चीज़ में हम लोग हैं, वोट हैं, हम एक रेजिस्ट करते हैं, हम सामने खड़े होते हैं। हमने अयूब खान से जान छुड़ाई, हमने याया खान से जान छुड़ाई, ज़ियाउल हक का चलो कोई बात नहीं, अमेरिका ने कहते हैं मदद कर दी, लेकिन मुशर्रफ हुसैन के आने से पहले की बात है, मुबशर हुसैन के साथ मेरी एनीवे। तो वो ये कहा करते थे, मुझे समझाया करते थे कि अनीक एक बात हमेशा याद रखना, पाकिस्तान जिस तरह की सोसाइटी अब और मुल्क बन गया है ना, इसमें ट्रांसफर ऑफ पावर एक ही तरीका है जैसे मशरिकी पाकिस्तान में हुआ। आप मेरी बात समझ रहे? तो दूसरा उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो अब रह गया है मौजूदा, इसमें भी ट्रांसफर ऑफ पावर उसी दिन होगा, यानी पाकिस्तान को जो भी जीतेगा वो मैदान जंग में जीतेगा। ये उनका फिक्रा था कि पाकिस्तान को जो भी जीतेगा वो मैदान जंग में जीतेगा।
ये बहुत आप यूं कहिए बलीग फिक्रा है। और फिर उन्होंने इसकी तफसील की। यानी इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ जो बंदूक का निज़ाम इतना मजबूत है, शिकंजा इतना गहरा है कि बंदूक वालों ने और जागीरदारों ने और मौलवियों ने और ये जो ज़ाहिर कॉर्पोरेट सेक्टर भी इनका फिर हिस्सा है, ये जो अशराफिया है सारी मिल मिला के, इन्होंने रास्ता ही कोई नहीं छोड़ा। डॉक्टर साहब का मतलब ये था कि यानी पावर को ट्रांसफर कर देने का, अवाम को देने का, इख्तिदार और पैसा अवाम को देना, यानी रास्ते बंद हो गए हैं सारे, कोई बड़ी मजबूती से बंद हुए हैं। इतनी मजबूती से बंद कर दिया गया है उन तमाम रास्तों को कि अब एक ही रास्ता है इख्तिदार लेने का, और वो जंग है। पुरअमन नहीं हो सकता। ट्रांसफर ऑफ पावर पाकिस्तान में अब पीसफुल नहीं हो सकता। ये डिजाइन इस तरह का बन गया हुआ है कि इसमें पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर नहीं होगा। ट्रांसफर ऑफ पावर किसको? पार्लियामेंट को नहीं, सिर्फ अदलिया को भी ट्रांसफर ऑफ पावर नहीं होगा, इलेक्शन कमीशन को भी ट्रांसफर ऑफ पावर नहीं होगा। यहां आइन की हुक्मरानी कभी नहीं आ सकती। उसकी वजह यह है कि कोई रास्ता नहीं है। अच्छा, अब डॉक्टर साहब की तरफ आ जाए। पाकिस्तान को जो भी जीतेगा मैदान जंग में जीतेगा। अब वो मैदान जंग में किसने जीतना है? पाकिस्तान के लोगों ने जीतना है कि वो अपने हकूक की जंग लेके सामने खड़े हो जाएं अशराफिया के सामने, और वो कहें कि हमें यानी आ जाओ, फिर देख लेते हैं, दो हाथ हो जाएं और फिर एक तूफान उठे। जाहिर है कि अशराफिया जीरो हो जाएगी उसमें, घंटों में अवाम बच जाएंगे। एक रास्ता ये कि अवाम खड़े हो जाए मैदान, फिर जंग करनी पड़ेगी इनसे, ये आराम से नहीं देंगे। जंग में फिर क्या होता है? यानी इमरान खान, शेख रशीद ने कल इंटरव्यू दिया है ना, ये बार बार याद दिला रहा है शेख रशीद, फौज हमारे साथ है, फौज हमारे साथ है। लोगों को बता रहा है, अपोजिशन को नहीं, कौम को बता रहा है। क्या बता रहा है? इमरान खान जब ये कहता है फौज मेरे साथ है, वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि मुझे तुम्हारे वोटों की जरूरत नहीं है। वो ये कहता है कि मुझे तुम्हारी मीडिया की जरूरत नहीं है, तुम्हारी तनकीद की मुझे कोई परवाह नहीं, मेरे पास पीछे गन्स है, ये गन्स लेके मैं आऊंगा, मैं कब्रिस्तान बना दूंगा, मैं इसलिए बैठा हूं कि मेरे साथ गन्स है। वो ये कह रहा है शेख रशीद, ठीक कह रहा है। इमरान खान जब ये कहता है तो असल में वो ये कह रहा होता है, ठीक कहता है। हमारे कल्चर में यही होता है। वो बंदूक गन्स जब तक उसके पास है, बाकी उसे कोई नहीं उठा सकता। हाँ, वो जैसा कि अब कहा जाता है कि पीछे हट गए हैं, नजर भी आ रहा है कि पीछे हट गए हैं, तो अब ये हुकूमत जा रही है इसलिए कि वो पीछे हट गए। अच्छा, अब जब इंतकाल इक़्तिदार का कोई रास्ता नहीं छोड़ा, बलोच दुहाइयां दे रहे हैं, पख्तून इंटेलेक्चुअल मातम कर रहे हैं कि हमारा भी कोई हीरो था, और अमरीकी सदर ये कह रहा है कि अफगानिस्तान में किसी एक हुकूमत का तो नहीं है, बस ये तो कोई और ही हल होगा। फिर इसका क्या हल है? कोई बैरूनी साजिश नहीं हो रही, कोई बाहर से नहीं आया करता। ये मैं हिस्ट्री बता रहा हूं, अपनी मुस्तकबिल नहीं, हिस्ट्री बता रहा हूं। मशरिकी पाकिस्तान में जो बांग्लादेश बना, कोई बैरूनी साजिश नहीं थी। हमने वही किया जो हम आज कर रहे हैं। दुश्मन जिसको हम कहते हैं वो तब आया आखिरी और हतमी वार करने आया था। तो जो भी हालात अपने पाकिस्तान में हम जो बना रहे हैं ना, ये हम बना रहे हैं, वो बाहर से नहीं बना रहा। वो जब आएंगे ना तो वो आखिरी और हतमी वार करने के लिए आएंगे, और फिर ट्रांसफर ऑफ पावर हो जाएगा। इसके बगैर कोई, अब ट्रांसफर पावर ये तो बाहर वाला आके करवा दे या हम लोग खड़े हो जाएं। हमारी हिस्ट्री ये है कि बाहर वाला ही करवाएगा कोई आके, अगर अल्लाह ना करे। ये मतलब है, मुझे नहीं पता कि दुआएं इस तरह की गुफ्तगू में माननी चाहिए या नहीं माननी चाहिए। अल्लाह ताला से तो खैर मांगनी चाहिए कि अमन से हो जाए, लेकिन क्या करें कि अशराफिया ने रास्ते को नहीं छोड़ा, तो फिर अब रियल ट्रांसफर ऑफ पावर तो है, वो उसका रास्ता जो है वो अमन से नहीं गुजरता। बाकी रहा आहिस्ता आहिस्ता एवोल्यूशन, तो वो लंबा रास्ता है, लेकिन वो एवोल्यूशन भी तब होता है जब आप किसी नॉर्मल रास्ते पे चल रहे होते हैं। एवोल्यूशन उन सोसाइटीज में होता है, यानी आज आप राइट में हैं, कल आप लेफ्ट में हैं, फिर आप आगे हैं, पीछे हैं, आज आप शुमाल की तरफ जा रहे हैं, कल जनूब की तरफ जा रहे हैं, वहां एवोल्यूशन वगैरह भी नहीं आया करता है। ये भी दिल को बहलाने के लिए बातें हैं। चलिए जी, आज वीलॉग जरा लंबा हो गया, फिर इंशाल्लाह बात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला पाकिस्तान को शाद आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।